नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण पेपर 3 यूनिट 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप हमारे हस्तलिखित संपूर्ण अद्यतन नोट्स मुख्य परीक्षा संपूर्ण नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप हमारा जो संपर्क सूत्र दिख रहा है 7067923410 पर संपर्क करके किफ़ायती दामों पर प्राप्त कर सकते हैं एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी महत्वपूर्ण PDF है, इसके साथ समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ चुका है जब आप हमारे यह नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो आप आज ही इसका महत्वपूर्ण रूप से लाभ लें। साथ ही साथ आप प्रारंभिक एवं अन्य परीक्षाओं के नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन ऊर्जा, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान का महाअभियान है कुसुम ऊर्जा। इस योजना के द्वारा किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। कुसुम ऊर्जा जो कि 3 मार्कर में पूछा जाएगा, तो इसका आंसर है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान का महाअभियान है कुसुम ऊर्जा। इस योजना के द्वारा किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की कमियां क्या है कि सबसे पहली तो है महंगी तकनीक, सूर्य की रोशनी के संचयन की सीमित क्षमता, तीसरा है इनका वायु ऊर्जा की हर समय उपलब्धता नहीं, चौथा ऊर्जा उपयोग हेतु प्रयोग तकनीक कठिन है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की कमियों में प्रमुख है, पहली तो है महंगी तकनीक, दूसरा है सूर्य की रोशनी के संचयन की सीमित क्षमता, तीसरा वायु ऊर्जा की हर समय उपलब्धता नहीं और चौथा है ऊर्जा उपयोग हेतु प्रयोग तकनीक कठिन है। इसके बारे में अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं जिनका जानना आपके लिए उपयोगी है। 5 मार्कर प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें मृदा अपरदन क्या है। यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है कि मृदा अपरदन क्या है। तो इस पर आज हम चर्चा करते हैं कि जल या पवन द्वारा मृदा की ऊपरी परत का कटाव या क्षरण जो है वह मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? जल या पवन द्वारा मृदा की ऊपरी परत का कटाव या क्षरण मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारणों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो एक चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि झूम कृषि जो है वह मृदा अपरदन के प्रमुख कारण है। तीव्र पवन के कारण एक प्रकार से कहा जाए तो मृदा की जो परत होती है वह इन कारणों से हट जाती है, कटाव या क्षरण को प्राप्त होती है, से ही हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। खनन के कारण भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। मूसलाधार वर्षा के कारण मिट्टी अपने स्थान छोड़ देती है और बह जाती है। अधिक पशुचारण, क्योंकि घास या वृक्षों के द्वारा जो है वह मिट्टी बंधी रहती है, लेकिन अधिक पशुचारण भी मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। अवैज्ञानिक कृषि, समानांतर जुताई ढालू इलाके में और निर्वनीकरण जो है यह मृदा अपरदन के प्रमुख कारण है। झूम कृषि, तीव्र पवन, खनन, मूसलाधार वर्षा, अधिक पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, समानांतर जुताई ढालू इलाके में और निर्वनीकरण। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ताप क्षरण क्या कहलाता है। यह वह स्थिति है जब किसी जल निकाय अथवा वायुमंडल की वायु का तापमान बढ़ या घट जाता है, तो वह ताप क्षरण कहलाता है। इसके प्रमुख कारण है मृदा अपरदन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं औद्योगिक कचरा जो है ताप क्षरण के प्रमुख कारण है। एक बार पुनः देखते हैं, यह वह स्थिति है जब किसी जल निकाय अथवा वायुमंडल की वायु का तापमान बढ़ या घट जाता है। अब बात करते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो नाभिकीय परमाणु परीक्षणों के फलस्वरूप कई रेडियो एक्टिव तत्व, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम चर्चा करें तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा रेडियो एक्टिव किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा वातावरण में प्रवेश करती हैं, वह रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, से ही हम रेडियोधर्मी प्रदूषण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है नाभिकीय परमाणु परीक्षणों के फलस्वरूप कई रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा रेडियो एक्टिव किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा वातावरण में प्रवेश करती हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। राष्ट्रीय वन नीति
से आप क्या समझती हैं, प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। देश में सर्वप्रथम जो वन नीति है 1894 में आई थी। संशोधित वन नीति 1952 में आई। सतत विकास को देखते हुए नवीन वन नीति जो है वह 1988 में आई है। उद्देश्य भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति, प्राकृतिक संपदा को संरक्षण प्रदान करना। तो राष्ट्रीय वन नीति के बारे में आप समझ चुके होंगे कि देश की सर्वप्रथम जो वन नीति है वह 1894 में आई थी। दूसरी इसकी संशोधित वन नीति जो है वह 1952 में। सतत विकास को देखते हुए नवीन वन नीति जो है वह 1988 में आई थी। उद्देश्य भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति, प्राकृतिक आपदा को संरक्षण प्रदान करना। इसके बाद भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण क्या है, तो इसकी स्थापना जो है 1890 में हुई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की उद्देश्य इसका देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण और आर्थिक महत्व की पादप जातियों की पहचान करना भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य था। देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण और आर्थिक महत्व की पादप जातियों की पहचान करना। मुख्यालय जो है इसका कोलकाता में स्थित है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पारिस्थितिकीय निकेत पर भी चर्चा करेंगे कि प्रकृति में अनेक प्रजातियाँ एक ही पर्यावास में पाई जाती हैं, परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण जो हैं वह निकेत कहलाते हैं। अब चर्चा करते हैं अनुकूलन किसे कहते हैं। 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो अनुकूलन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। किसी जीव की बनावट या व्यवहार या फिर जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, ऊँट के ऊपर जो कुंवर निकली रहती है उसमें वह वसा को संग्रहित कर लेता है, जिसके कारण कई दिनों तक उसे भूख प्यास की वेदना नहीं सताती है और उसको वह जीवित रहता है ऐसी रेगिस्तान आदि जगहों पर भी। तो किसी जीव की बनावट या व्यवहार या फिर जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है वह उसका अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की विशेषता है, अनुकूलन को किसी जीव की संरचना या शरीर क्रिया विज्ञान से देखा जा सकता है। इसका आनुवांशिक आधार भी होता है। पक्षी के चोंच की बनावट जो उदाहरण है वह अनुकूलन का उदाहरण है। फर का मोटापन भी है, वह भी अनुकूलन का उदाहरण है। पक्षियों में परों एवं पंखों की जो उपस्थिति है वह भी अनुकूलन का उदाहरण है और ऊँट की जो ऊपर कुंवर निकली रहती है वह भी अनुकूलन का एक उदाहरण है। प्रजाति किसे कहते हैं, तो प्रजाति ऐसे समान जीवों के समूह को कहते हैं जो अंत में प्रजनन में सक्षम हो और सफल संतति पैदा करती है, जैसे चीता, गुलाब आदि इसके प्रमुख रूप से उदाहरण है। प्रजाति की परिभाषा सरल शब्दों में एक बार हम पुनः देखते हैं। 3 मार्कर में आप इतना भी लिख देंगे तो यह उत्तर भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। प्रजाति ऐसे समान जीवों के समूहों को कहते हैं जो अंत में प्रजनन में सक्षम है और सफल संतति पैदा करते हैं। इसके बाद प्राकृतिक पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, तो प्राकृतिक पारितंत्र यह उन पादपों और जंतुओं का समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। यह उन पादपों और जंतुओं का समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। उसे हम प्राकृतिक पारितंत्र के नाम से भी जानते हैं और इसके उदाहरण हैं वन, घास का मैदान, ज्वार नदमुख जो प्रमुख रूप से इसकी प्रकार उदाहरण है। और प्रकार है स्थलीय पारितंत्र एवं जलीय पारितंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र से हम समझते हैं स्थल पर पाए जाने वाले पारितंत्र, उदाहरण के तौर पर वन, घास के मैदान, मरुस्थल आदि स्थलीय पारितंत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। और जलीय पारितंत्र जल निकायों में पाए जाने वाले पादपों व जंतुओं का जो समुदाय है उसे हम जलीय पारितंत्र के नाम से जानते हैं, जिसका उदाहरण है नदियाँ, झील, तालाब एवं ज्वार नदमुख। तो जलीय पारितंत्र जल निकायों में पाए जाने वाले पादपों व जंतु का समूह है, उदाहरण है इसके नदियों, झील, तालाब, ज्वार नदमुख। एवं स्थलीय पारितंत्र स्थल पर पाए जाने वाले पारितंत्र के उदाहरण है वन, घास के मैदान, मरुस्थल आदि। इस प्रकार से प्राकृतिक परितंत्र से आप क्या समझते हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं, पारिस्थितिक निकेत के बारे में भी जाना, साथ ही साथ मृदा अपरदन और साथ ही साथ हमने जो राष्ट्रीय वन नीति, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तापक्षण, मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों के बारे में भी जाना। आज ही आप हमारी PDF परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस तमाजों के लिंक के माध्यम से, और साथ ही साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रारंभिक एवं मुख्य इंटरव्यू सभी परीक्षाओं का आयोजन समय समय पर होना है एवं अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी हमारी ये PDF आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमसे जुड़ी रहेंगे।